हाय, हाउ आर यू ऑल? तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। अभी तक हम सब कुछ आरएलसी पिछले लेक्चरों में आरएलसी वगैरह हमने जान लिया था। आरसी सर्किट पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसने अभी तक 1 2 3 लेक्चर देखा आया हो तो फोर्थ वाला जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो तीनों लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया वो सम अप कर दिया था मैंने फोर्थ लेक्चर में। बाद में हमने जाना था सारी बातें। अब हम आरएलसी सर्किट ही पढ़ेंगे, लेकिन अब हम एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस। जिसका क्या नाम है? रेजोनेंस। तो पहले लिख लेते हैं, फिर ये जो मैंने पिक्चर है इसका भी मतलब बताता हूं। यहां से ही शुरू करेंगे हम चीज पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस। अब भैया, रेजोनेंस क्या बला आ गई? क्या है ये है क्या? एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये बच्चा है, चाइल्ड ऑन स्विंग। ठीक है जी। ये पीछे मैन है, ये इसको पुश कर रहा है। मैन पुश कर रहा है। इस बच्चे का जो मोशन है वो कैसा होगा? बैक एंड फोर्थ। ये जो बच्चा है, इस बच्चे का जो मोशन होगा वो क्या होगा? बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ बोले तो पेंडुलम की तरह, लाइक पेंडुलम। ठीक है जी। आगे पीछे जा रहा है, मस्त आगे पीछे। ये बंदा आया, बंदा आगे पीछे खड़ा हो गया और ये इसको पुश कर रहा है, यानी कि फोर्स लगा रहा है। ठीक है जी। तो ये पेंडुलम की तरह, तो ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है, तो इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, हैज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब कुल मिला के बात है, बच्चा स्विंग कर रहा था, बच्चा ऐसे झूल रहा था, बढ़िया झूला झूल रहा था। ऐसे कोई एनर्जी का लॉस नहीं मान रहा हूँ मैं, कोई नहीं लॉस हुआ। तो ऐसे अपना मस्त झूल रहा है। पीछे से ये बंदा आया, इसका फादर है या जो भी है, रिलेटिव है इसका। ये आया, आगे पीछे खड़ा हो गया और इसको ये क्या करने लगा? ऐसे पुश करने लगा। ठीक है जी। अब ये बंदा जो पुश कर रहा है, जब ये इधर आ जाता है, जब ये इधर आ जाता है तब पुश करता है। ठीक है। हम जब झूला झूलते हैं सावन में, तो आप देखते होंगे कि जो औरतें झूला झूलती हैं, जो महिलाएं झूला झूलती हैं, वो ऐसे ही होता है। एक महिला पीछे खड़ी होती है, तो वो ऐसे उसको पुश कर रही होती है। जब ये इधर आती है तब पुश करती है वो, फिर इधर आती है पुश करती है। तो इसका ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है ऐसे। ठीक है जी। तो यहां भी ये इंसान सेम काम कर रहा है। आपको वो फीलिंग आ रही होगी कि होने क्या लग रहा है। ये जो इंसान है, ये इंसान क्या करता है? इसका लिखते हैं हम काम जो है, कि ये पुश करता है। क्या करता है जी? पुश। कैसे? रेगुलर इंटरवल पे। मतलब जब जब बंदा पीछे आया तो ये पुश कर देता है। ठीक है जी। अब रेगुलर इंटरवल पे अगर ऐसा हो रहा है, तो इन दोनों बातों का, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये पुश कर रहा है, तो इन दोनों बातों को अगर मैं जोड़ दूं, तो जोड़ने से क्या हुआ कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है पुश की वो सेम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये तभी पुश कर रहा है रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि इसकी जो इस स्विंग होने की फ्रीक्वेंसी है और इसकी फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी है, दोनों सेम है। यानी कि 2 सेकंड बाद मान लो चक्कर पूरा करके आता है, तो ये हर 2 सेकंड बाद फोर्स लगा रहा है, ये मतलब है। अब जो मैं सेंटेंस लिखूंगा उसका मतलब ये, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पुश इज ऑलमोस्ट सेम द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंग। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम पीरियड, तो मैं टाइम के हिसाब से आपको बताया है, 2 सेकंड, ऐसे 2 सेकंड, तो ये वो फ्रीक्वेंसी का मतलब, ये 1/2। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/टाइम पीरियड, यानी कि 1/2 की फ्रीक्वेंसी, इतने जो हमारी हर्ट्स फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच हो रही है। यानी कि उसका मतलब बेसिक सा सीधा सा ये है कि ये बच्चा जब इधर आया, मान लो ये बच्चा ऐसा स्विंग कर रहा है बढ़िया, यानी कि 2 सेकंड, यानी कि मैन आया तो ये हर 2 सेकंड बाद फोर्स लगा रहा है। ये मतलब है इस बात का। आप इसको सीधी आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो। अब आप खुद बताओ, एक बंदा पीछे खड़ा हुआ, वो उसको पुश कर रहा है, तो इस बात का रिजल्ट क्या निकलेगा? वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस बात का बच्चे रिजल्ट क्या निकला? इस सारी बातों का रिजल्ट ये निकला कि जो बच्चा जो झूला झूल रहा था, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। यानी कि पहले वो इतना ऐसे कर रहा था, ये बंदा आया पुश करने लगा, तो वो हर पुश पे ऐसे बढ़ने लगा, फिर वो और ज्यादा ऐसे, फिर अगले टाइम पीरियड फिर ऐसे। तो उसका जो स्विंग का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया। तो रिजल्ट क्या हुआ? इंक्रीज इन
एम्पलीट्यूड ऑफ स्विंग। ठीक है जी। तो इसको आसान भाषा में क्या कह देते हैं कि रेजोनेंस हो गया। आसान भाषा में इसी को क्या कहते हैं, इसको एक नई टर्म बनाई और उसको बोल दिया कि भैया क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। अब रेजोनेंस का मतलब क्या है, इस एग्जांपल से क्या समझ रहे हो कि जब ये जो तुम्हारा ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिससे बच्चा ऐसे झूल रहा है, ठीक है, स्विंग कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी जो ये मैन है, ये फोर्स लगा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी से अगर मैच होगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने पर हुआ क्या, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया इस सर्किट का। ये तो हम मैकेनिक्स के हिसाब से रेजोनेंस का मतलब देख रहे हैं। अब हमारा तो करंट वरंट है सारी चीजें, तो थोड़ा थोड़ा आपको दिख गया होगा कि यहां पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड का मतलब इधर करंट बढ़ रहा होगा, फीलिंग आने लगी होगी हल्की हल्की कि अच्छा हम करने क्या वाले हैं। तो अब सेम चीज हम सर्किट में पढ़ेंगे। तो ये रेजोनेंस का एक मोटा मोटा आपके मतलब समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी का सेम होना, तो हुआ क्या, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा कनेक्ट करते हो, ज्यादा अच्छा एक दिमाग में बनता है कि रेजोनेंस का मतलब है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ऐसे जिससे झूला झूल रहा था, अगर ये उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आके इसको पुश करने लग जाता है तो इसका झूले का जो टाइम पीरियड है वो ऐसे सावन में महिलाएं झूला झूलती है, वो सेम एग्जाम्पल है। तो अल्टीमेटली वो रेजोनेंस ही हो रहा होता है। ठीक है जी। रेजोनेंस की कंडीशन होती है वो, जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। तो अब हम अपने नॉर्मल उस पर, ये तो एग्जाम्पल हमने देख लिया इसके बारे में। अब हम सिमिलरली अब हम सर्किट की बात करते हैं। सर्किट में रेजोनेंस देखना है ना भैया हमें तो। और आरएलसी सर्किट है मेरे पास। सर्किट कैसा है, आर बच्चे एल और सी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का और बहुत आसान सवाल यहां से आते हैं, बस एक बार समझ में आना चाहिए। और ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं इस चैप्टर को बिल्कुल मुश्किल वाली कैटेगरी में नहीं गिनूंगा। ठीक है जी। यहां से आई करंट जा रहा है। अब आप इस सर्किट के बारे में हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, लेकिन रेजोनेंस का क्या मतलब है। रेजोनेंस का मतलब है सर्किट एट रेजोनेंस। तो जैसे वो स्विंग कर रहा था, तो ये वाला, ये अगर मैं इसको पूरा सर्किट काउंट करूं तो ये रेजोनेंस में चला गया सर्किट। तो अब सर्किट ये वाला यहां रेजोनेंस कैसे कहेंगे, तो रेजोनेंस कुछ नहीं है। पहली बात तो एक दिमाग में लेके आनी है कि रेजोनेंस इस सर्किट, मैं लिखता हूं पहले फिर बताता हूं, इस सर्किट is said to be in resonance if natural frequency of circuit is equal to frequency of applied voltage। ठीक है जी। तो ये कब कंडीशन है, ये कंडीशन एक सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब जो अप्लाइड वोल्टेज है इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। अब ये तो किताबी भाषा होगी, हर जगह लिखी मिलेगी, फिर सर समझ नहीं आ रहा, मतलब मजा सा नहीं आ रहा सर, कौन सी नेचुरल, ये सर्किट के पास नेचुरल क्या होगी, ये सर इससे कैसे लिंक हो रही है बात, यहाँ तो बच्चा स्विंग कर रहा है, यहाँ तो स्विंग का, चलो यहाँ तो सर इमेज बन रही है, फिर ये चलो ये भी सर इमेज बन गई है, आपने इसको रेजोनेंस बोल दिया, बढ़िया बात है, लेकिन सर्किटों में सर इसके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है। तो देखो, मतलब ये है, मैं समझाता हूं। अब आप 4-5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मेरे पास क्या है, सर्किट है, ठीक है जी। और ये सर्किट में कह रहा हूं रेजोनेंस में है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी के, यानी कि इस ओमेगा के बराबर है, तो सर्किट रेजोनेंस में है। अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है क्या, पहली बात तो रेजोनेंस एक कंडीशन है, वो कंडीशन आई कैसे। मेरे पास एक ये सर्किट था, ठीक है जी, आरएलसी सर्किट, ये मैंने फ्रीक्वेंसी लगाई है। तो मैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो लेट्स सपोज ये फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, ठीक है, इसको भी भूल जाओ अभी के लिए, कितना है 20 हर्ट्ज। मैं क्या करा, मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करना शुरू किया, ठीक है जी। अब देखते हैं, ध्यान से देखना, पहले मैं इसका करंट लिखता हूं। अगर मुझे इस सर्किट के अंदर करंट लिखना हो तो करंट क्या होगा, आई एम विल बी इक्वल्स टू
ई नॉट बाई जेड होगा नहीं होगा। यहां पे मेरे जेड की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, क्योंकि आर एल सी तीनों कंपोनेंट है। एक्सएल माइनस एक्सी याद है, फेजर बना लो, आर इधर बनेगा, बताया था एक्सएल ऊपर एक्सी नीचे, तो मैं एक्सएल माइनस एक्सी को बड़ा ले रहा हूं, तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, ये जेड आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो मैं आई एम जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे निकालूंगा, सर्किट के अंदर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ ओमेगा इज वेरीड, मुझे पता है एक्सएल मेरा क्या है, ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, होता है नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैं समझाता हूं बात को। ये मैंने सर्किट लिया, ये मैं ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है इसको वेरी करना शुरू किया, वेरी करता गया तो एक्सएल भी चेंज हुआ, एक्सी भी चेंज होगा, भाई सीधी सी बात है, ये तो ओमेगा पे डिपेंड कर रहे हैं। सी फिक्स है, मैंने आर एल सी सब कुछ फिक्स है, तो मैंने वेरी किया वेरी किया वेरी किया, मैं देखता रहा करंट बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट, लेकिन एक जगह ऐसी आई, एक फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर ऐसी आई एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, और वो फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वहां पे एकदम से करंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया। एमीटर लगा रखा है मैंने, बढ़िया एमीटर लगा रखा है, तो वो फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आई जहां पे मैक्सिमम करंट है। तो मैक्सिमम करंट तो कब होगा, जब जेड तुम्हारा मिनिमम हो, भाई ये जेड मिनिमम हो, और जेड मिनिमम किसके बराबर आ जाए, आर के बराबर आ जाए। आर के बराबर आने का मतलब क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए, इसका मतलब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जहां एक्सएल एक्सी के बराबर आ गया। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर आ गया तो ये वाला फैक्टर तो गया बच्चे, तो z किसके बराबर आया, r के बराबर। और r क्या हो गया, मिनिमम, भाई r में से ये आपने कुछ घटा दिया, यहां से निकाल दिया फैक्टर, ये खत्म ही कर दिया, तो r तो मिनिमम हुआ ना, हम तो पढ़ के ही आए हैं। तो ये कंडीशन कौन सी हुई, रेजोनेंस की कंडीशन। यहां पे करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। लेकिन ये कैसे किया आपने, आपने इसको वेरी किया, वेरी करके आपने खुद देखा कि अच्छा ये ओमेगा पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि आपने करंट वहां पे उस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम देखा, फिर आपको पता चला इस फ्रीक्वेंसी पे तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये z की वैल्यू मिनिमम होगी, और i इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड होता है, तो ये अगर डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है ये इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो इस कंडीशन को ध्यान से मेरे शब्द सुनना, इस कंडीशन को रेजोनेंस की कंडीशन बोला जाता है। रेजोनेंस कोई बाहर से चीज नहीं है, और जो ये फ्रीक्वेंसी है, जो ये आपने फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट, लेट्स सपोज वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे ये दोनों बराबर हैं, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया, अब मैं आपको यहां लिखता हूं, आपको सब कुछ समझ में मैंने समझा ही दिया है, अब इसको लिख लेते हैं एक बार। ओमेगा वेरी किया आपने, और एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मान लेते हैं ओमेगा नॉट, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या है, एक्सएल विल बी इक्वल्स टू एक्सी, तो जेड तुम्हारा क्या हो गया, मिनिमम, इंप्लाइज दैट जेड टर्न्स आउट टू बी आर। अगर z की वैल्यू r है तो ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम, यानी कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे हम वी गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन circuit, which is equals to I will be equals to maximum will be equals to E naught by Z, Z will be equals to R, तो E naught by R। क्लियर है, यानी कि ये वो चीज है, रेजोनेंस की कंडीशन अगर मैं यहां से बताऊं तो एक बार फिर से सर्किट बनाते हैं, यहां बना लेते हैं वापस से, और अब मैं, ये रेजोनेंस की कंडीशन ही है, ये ओमेगा नॉट है, ठीक है जी, ये इस फ्रीक्वेंसी का आपने लगा दिया, मतलब क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी का आपने अप्लाई कर दिया एसी सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी इतनी है, तो जैसे ये हुआ तो सर्किट किस में चला गया, रेजोनेंस पे। अगर आपने 220 वोल्ट का लगाया,
तो अब इसका मजेदार बात क्या है, यहाँ वी आर, यहाँ वी एल, यहाँ वी सी, तो वी आर एम एस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, जब मेरा ये वाला सीरीज में है तो वी एल कितना होगा, आई एक्स सी, वी सी कितना होगा बच्चे, आई एक्स एल। अब जब मेरा करंट तो सेम है और एक्स सी बराबर एक्स एल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हो गया, ठीक है ना, तो वी एल इज इक्वल टू वी सी आएगा या नहीं आएगा। तो यहां देखना, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, इसका मतलब है वी एल किसके बराबर होगा, वी सी, क्योंकि करंट तो सेम है ही, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो गया। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बात निकल के आई, वी आर एम एस वी आर के बराबर आ जाएगा कि आपने अब आपका जो ड्रॉप है, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। रेजोनेंस की अगर कंडीशन कहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे, ये वाली दोनों बातें कहीं भी दिखाई दे, इसका मतलब जो भी आरएमएस होगा वही एसी सोर्स के बराबर होगा। कितनी अच्छी चीज पता चली। लेकिन रेजोनेंस है एक कंडीशन ही। अब साइड में आ जाते हैं थोड़ा सा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आपको क्या मिला यहाँ पे, मैक्सिमम। ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जेड मिनिमम। अब यहां से दूसरी चीज हम निकालते हैं, ध्यान से देखना, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि मुझे पता है कि भैया रेजोनेंस एक कंडीशन है। रेजोनेंस क्या है, एक कंडीशन है, जिस कंडीशन के ऊपर एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा जी, एक्सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सएल क्या होगा, हमने मानी थी ओमेगा नॉट एल। लेट्स से ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसपे सर्किट रेजोनेंस में आ गया है। तो ओमेगा नॉट एल विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट सी, यानी कि ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई 1/√LC। और इस फ्रीक्वेंसी को जो बोला गया, कुछ तो नाम देना ही था, तो इसको बोल दिया हमने सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। भाई अगर सर्किट में एल और सी कंपोनेंट है तो ये वाली बात बराबर तो मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है, तो ये वाली बात में बिना एसी सोर्स लगाए अब मुझे पता चल गई कि ये कंडीशन रेजोनेंस की है जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मिलेगा। तो इस कंडीशन को मैंने रेजोनेंस की कंडीशन जैसे ही बताया, तो ये ओमेगा नोट मैं ऐसे सीधा निकाल सकता हूं एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करके। तो अब मुझे कोई भी, मेरे पास एल आर एल सी अगर मेरे पास गिवन है, तो मैं सीधा उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। तो यहां से मुझे कंडीशन पता चल गई कि अगर मैं ओमेगा नॉट 1/√LC लगाऊंगा तो करंट मैक्सिमम रहेगा। सीधी सी बात है, एक्सएल जब एक्सी के बराबर हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑफर तुम्हारा कम हो जाएगा, जेड तुम्हारा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस, अब मैं सारी बातों को सम अप करके अगर एक बात लिखूं, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा यहां, आपके जो दिमाग में घुसेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेजोनेंस जो है ना, सर्किट एट रेजोनेंस या रेजोनेंस की जो होती है, ये कंडीशन है। कंडीशन कैसी, जहां जो आई है, जो करंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है, वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है जी। और उसके लिए कंडीशन क्या क्या है, मेरे पास निकल के आया है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी और वी एल इज इक्वल टू वी सी। तो मोटा मोटा ये बात है। और सर्किट किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में। ठीक है, तो रेजोनेंस अलग से कोई चीज नहीं है कि भगवान के ऊपर से उतर गई है। हमने ही करके देखा, हमने सर्किट में इसको वेरी करके देखा और हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां करंट एम्पियर के अंदर सबसे ज्यादा शो हो रहा है, या एम्पियर और बना लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो एमीटर है इसके अंदर करंट सबसे ज्यादा शो हो रहा है, तो हमने उस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नोट मान लिया। हमने फिर उस फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला, क्योंकि हमें पता चल गया एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी के बराबर है। फिर हमने एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रखा, ओमेगा नोट वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे करंट मैक्सिमम आ रहा है मीटर के अंदर, तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली यहां से, तो उसी को बोल दिया नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। तो आई होप आगे आपको कभी भी अब हंगामा उतारने वाली बात नहीं होगी, दिमाग में आपके सेट रहेगी, कुछ स्पेशल बात नहीं है, आपने ही करके सर्किट को देखा है घुमा घुमा के, कि एसी की आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर करके आपने चीजों को देख लिया। अब बात है इस रेजोनेंस की जरूरत कहां है। देखो, जो रेजोनेंट सर्किट है ना, वो हमारे लिए उसके एप्लीकेशन पार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ट्यूनिंग वगैरह करने के। पहले जमाने में आप रेडियो वेडियो सुनते थे, उस उस वहां बहुत काम आता है। तो ये जो रेडियो सर्किट है, जो रेजोनेंट सर्किट है, जो आपका रेजोनेंट सर्किट है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, यानी कि वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन।
बहुत एप्लीकेशन है इसकी। भाई पता भी तो होना चाहिए ना क्यों कर रहे हैं, तो अभी एक थोड़ा सा बस छोटा सा बताना है एग्जाम्पल। तो इसका हम ट्यूनिंग मैकेनिज्म में यूज करते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ ए रेडियो या टीवी सिग्नल, टीवी सेट जो भी है। तो हम रेडियो के अंदर, तो आपको मैं रेडियो दिखाता हूं जो पुराने जमाने में रेडियो होता था, आपको अब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये रेडियो होता था, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो ये तुम्हारा रेडियो था। आप ये रेडियो में देखो, ये ट्यूनिंग का दे रखा है, लिख रखा है ना ट्यूनिंग, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, एंटीना होता था। एंटीना बोले तो रिसीवर। क्लियर है जी। तो होता क्या था, पहले एक बार समझाता हूं मैं आपको। तो होता क्या था, एग्जांपल, ये वैसे समझाने वाली बात है कि इसका यूज कैसे करते थे हम। तो एंटीना क्या करता था, जो ब्रॉडकास्टिंग है, जैसे मुझे अब सुनना है लेट्स सपोज 92.5 रेड एफएम, जैसे इसमें कितना दे रखा है, मुझे लेट्स सपोज ये 93 वाला सुनना है, ये वाला चैनल सुनना है, ब्रॉडकास्टिंग चैनल। तो अब यहाँ पे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे सिग्नल ये रिसीव कर रहा होगा, बहुत सारे सिग्नल ये रिसीव कर रहा होगा। लेकिन मुझे 93.0 रेड, 93 रेड एफएम मुझे सुनना है, ठीक है। तो मैं ये कैसे सुनूंगा, तो ये बहुत सारे सिग्नल रिसीव करेगा, एंटीना है तुम्हारा। तो लिख भी देते हैं, ये तुम्हारा क्या है जी, बहुत सारे सिग्नल ये क्या करेगा, क्लियर है जी। लेकिन इसको पिक एक पर्टिकुलरली करना है, कौन सा, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं 93। क्लियर है। तब होता क्या है, ये कौन सा पिक करेगा, ये मैं चूज करूंगा, क्योंकि मुझे ही तो सुनना है। तो मैं क्या करता हूं, ट्यूनिंग करने के लिए, सर्किट की इसके साथ ट्यूनिंग करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो ट्यूनिंग वाला दे रखा है, ये नोब जो दे रखी है, मैं इसको घुमाऊंगा। इसको घुमाने का मतलब क्या है कि मुझे क्या सुनना है, 93 सुनना है। तो मैं क्या करूंगा, हम ट्यून करेंगे रेडियो को सिग्नल के साथ। अब ट्यून करेंगे विद पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि मुझे 93 सुनना है। तो हम करते क्या है, सी को वेरी करते हैं। इसके अंदर आरसी सर्किट है, एलसी सर्किट है, मतलब इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब सी को आप वेरी कर सकते हो। यहां पे हम इसकी फंक्शनिंग ऐसे ही बनाते हैं। सी को वेरी करने का मतलब क्या है, कि आपकी सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैं जानता हूं कितनी होती है, 1/√LC। तो जैसे ही आप सी को वेरी करोगे, तो मुझे सी को वेरी करने का मतलब है कि मैं इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मान लो लेट्स सपोज 80 है इसकी, अभी मैं सी को वेरी करना शुरू किया। सी को क्या करूंगा, मैं डिक्रीज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो मैं बढ़ाता गया, ये 82 हुई, 83 हुई, 84 हुई, 85 हुई, 90 हुआ, ठीक है। दूसरे गाने सुनने लगे, जब ये 87 के पास आया तो ये कैच कर लिया, ये कैच। तो जब ये जैसे ही क्लोज टू 93 पहुंचा, ठीक है, 93 पहुंचते ही इसने ये वाला जो रिसीवर से, क्योंकि मुझे 93 सुनना है, तो ये वाला यहां से ये ट्यून हो गया। ट्यून होने का मतलब क्या है, कि ये जो रिसीवर है, ठीक है, इसकी वजह से ये ट्यून हुआ। ट्यून हुआ तो एक छोटा सा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। और फिर हम उस चीज को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने एम्पलीफाई करते हैं और ऑडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो अलग मैकेनिज्म है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्लोज लेके आए, तो ये इसके साथ ट्यून हुआ, ठीक है। ट्यून होने के बाद सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद का अलग अलग है, डिवाइसेस वगैरह लगा के हम उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। पर हमें पता चल गया कि ये वाला सर्किट की वजह से सर्किट के अंदर करंट आ गया, तो इसका मतलब हमें अब पर्टिकुलर 93 वाला सुनाई देगा। तो कुछ ऐसे हम इसका मैकेनिज्म का यूज करते हैं। बाकी तो बहुत लंबा लफड़ा है, लंबा चौड़ा, पर जो मेन बात है वो ये है कि सी को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। सी को वेरी करोगे तो ओमेगा चेंज होगा। जैसे ही ओमेगा नॉट नियरली इक्वल होगा, नियरली इक्वल टू
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो सिग्नल, क्योंकि रेडियो सिग्नल क्या बन गया यहां पे तुम्हारा, अब आ गई ना वही बात, ये वाली बात, ये जो हमने बेसिक शुरू किया था, ये इस बच्चे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, कुल मिला के तो ये रेडियो है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी में जानता हूं ओमेगा नॉट 1/√LC है, ठीक है। अब ये वाला बंदा, ये रेडियो रिसीवर है, ये कुछ फ्रीक्वेंसी देगा तो वो मुझे लेनी है, वो मैं तभी ले पाऊंगा जब ये बच्चा, ये जब ये इधर आ जाएगा, अगर ये इंसान जब ये इधर आया तब पुश लगाएगा, तभी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तभी ये इसको, इसके इफेक्ट को महसूस कर पाएगा। तो सेम चीज सर्किट के अंदर होती है, डिजाइनिंग में ऐसे ही करता हूं कि मैं ओमेगा नॉट को चेंज कर रहा हूं, रिसीवर के बराबर जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो उस पे जो सर्किट के अंदर करंट है वो मैक्सिमम होगा, फिर हम आगे की कार्रवाई करते हैं, हम उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, ऑडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो सब सारी बातें, एम्पलीफायर वगैरह लगे होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपको अब रेजोनेंस का मैकेनिज्म हम कहाँ यूज करते हैं वो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। क्लियर है जी? तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था कि ताकि आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, बाकी हमें हमारे सवाल कहाँ से बन जाएंगे, हमारे सवाल सारे यहीं से बनेंगे, जो हमारे पेपर का हिस्सा है सारे सवाल यहीं से बनेंगे। अभी हम बहुत सारे सवाल अटेम्प्ट करेंगे इसके ऊपर, तो आपको मजा आएगा। देखो जी, अगली बात देखो आप, रेजोनेंस की, आपने देखा होगा कि रेजोनेंस होगा, ठीक है, लेकिन सर्किट में कौन से कंपोनेंट होने चाहिए? रेजोनेंस विल अकर, कब होगा रेजोनेंस? अगर इफ सर्किट हैज LNC कंपोनेंट, अगर सर्किट के अंदर R एंड L है या R एंड C है, ठीक है, तो यहां रेजोनेंस नहीं होगा। अरे भाई, सर्किट के पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, किसकी फ्रीक्वेंसी किसके मैच करोगे? ठीक है, यहां आप करंट बढ़ाए जाओ, कोई फायदा नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर सी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी जहां पे करंट तुम्हारा मैक्सिमम हो। तो यहां कोई सर्किट के पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है, दे डू नॉट हैव नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दे डू नॉट हैव नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आई होप अब मैंने बिल्कुल आपको क्लियरली बताया। अब मैं थोड़ा सा, जहां से सवाल आएंगे जो सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है, अब हम पढ़ते हैं एट रेजोनेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस का मतलब क्या है, XL इज इक्वल टू XC, VL इज इक्वल टू VC। तो मैं इन सारी बातों को एक जगह लिख देता हूं। एट रेजोनेंस क्या हुआ, XL क्या है, XC के बराबर, यानी कि इसका मतलब है VL किसके बराबर है, VC के बराबर। अगर VL VC के बराबर है तो टेन फाई क्या होता है RLC में, मान लो VL माइनस VC अपॉन R, तो VL VC तो बराबर है 0, तो फाई फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0 डिग्री। यानी कि I और R, क्योंकि R ही बचा वहां, तो I जो सोर्स वोल्टेज है और जो करंट है उसमें फेज डिफरेंस कितना है, 0। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड सोर्स वोल्टेज। फेजर सभी बना के देख लेते हैं। फेजर इंपॉर्टेंट है, VL VC VR I। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो I और R सेम फेज में आ गया, ठीक है। तो तभी तो कहते हैं कि इसका 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 क्या ले रहे थे, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, ई तुम्हारा इधर आ, इन तीनों का रिजल्टेंट ही तो ई था। ई क्या था, VR प्लस VL प्लस VC, जब आप इसको फेजर पे ऐड करते थे, ये फेजर का एडिशन है विद वेक्टर। तो अब एडिशन में क्या हुआ, VL VC तो गायब हो गए, यानी कि ई किसके बराबर आ गया, VR के बराबर सीधा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो फेजर से ही सारा काम हो जाता है हमारा। अब तुम्हारा Z क्या हुआ इस कंडीशन पे, Z तुम्हारा हुआ मिनिमम, तो Z की वैल्यू कितनी हुई बच्चे, R के बराबर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, I जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, मैक्सिमम होगा करंट का, V बाई Z, यानी कि V बाई दिस इज R। क्लियर है जी? फोर्थ चीज, अब इसमें कंफ्यूज मत होते रहना कि ये RMS है या V नोट है, ये जो है ये RMS हो तो RMS, I नोट हो तो V नोट, VRMS, वो सवाल के हिसाब से हम लेते हैं, तो उसमें कंफ्यूज ही नहीं होना। बस ये है कि हाँ, ये RMS हो या I नोट हो, ये मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे, उस फ्रीक्वेंसी पे।
अब ओमेगा नोट की वैल्यू क्या होती है? 1/√LC। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एफ नोट 1/2π√LC। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, आप जानते ही हैं। अब थोड़ा सा मैं वेरिएशन पढ़ता हूं। देखो जी, वेरिएशन ऑफ जेड विथ ओमेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ। ओमेगा बोल लो, एफ बोल लो, सेम ही बात है। यानी कि जेड और ये क्या हुआ बच्चे? ओमेगा। जेड की वैल्यू क्या हुई बच्चे? √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही होता है। अब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा? मैक्सिमम। और जेड किसके बराबर होगा? आर के बराबर। बाकी आप जहां भी जाएंगे फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी तो जेड की वैल्यू क्या होगी? तुम्हारी, इसको मैं सिंपल ही बना लेता हूं, ठीक है जी। अब ये बात बच्चों के कई बार समझ में आनी थोड़ी सी ऐसे, इसको समझने में दिक्कत होती है। आप ये सोचो, एक्सेल क्या होता है? ओमेगा मेल ओमेगा सी का स्क्वायर, ठीक है। ये ओमेगा नोट है, तो इस पे तो ये बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ओमेगा नोट से कम करेंगे, ओमेगा नोट से कम करने का मतलब है ये वाली वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये वाली वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस का स्क्वायर करोगे तो z इज इक्वल टू क्या होगा? ये वैल्यू बढ़ी या नहीं बढ़ी? भाई ये तुम्हारा मान लो 2 था और ये भी 2 था। लेट्स सपोज XL इज इक्वल टू 2 और XC इज इक्वल टू 2 ओम था, ठीक है। तो ये 2 से कम होना शुरू हुआ, लेट्स सपोज 1 आ गया। ये 2 से बढ़ना शुरू हुआ, लेट्स सपोज 3 चला गया। तो डिफरेंस बना ना, बन के R² में ही तो ऐड होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो इसलिए आप बढ़ाओ या घटाओ, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि करंट तुम्हारा डिक्रीज होगा। अब अगला वेरिएशन मैं करंट का ही लिखने वाला हूं, वेरिएशन ऑफ आई वेरिएशन ऑफ आई विद एफ, फ्रीक्वेंसी एफ बोल लो या ओमेगा बोल लो, क्योंकि ओमेगा और एफ दोनों सेम ही चीज तो हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो ये देखो आई, और ये क्या हो गया बच्चे? ओमेगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है यानी कि ओमेगा जीरो है, कुल मिला के ये बात बोल रहा हूं, तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 1/ωc, यानी कि इनफाइनाइट। यानी कि यहां सर्किट में क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा करंट। तो यहां कोई करंट नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसे शुरू होता है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गया, यहां करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद चलोगे तो जेड फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे जाएगा। क्या हुआ कि यहां पे तो ब्लॉक कर रखा था, फ्रीक्वेंसी जैसे ही इंक्रीज करी तो थोड़ा तुम्हारा करंट क्या बढ़ना शुरू होगा। अब बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, जेड तुम्हारा घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी तब जेड तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जेड मिनिमम होगा और करंट क्या होगा? मैक्सिमम। तो यानी कि यहाँ करंट क्या होगा? मैक्सिमम। और ये कौन सी है? रेजोनेंस की कंडीशन। यहाँ कंडीशन कौन सी है? ये रेजोनेंस की कंडीशन है। तो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ बनाने आए होंगे, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। अब इसके बाद हम बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के ऊपर, कैसे आते हैं, कैसे आपको करने होते हैं, तो आपको वो सब सवाल करके मजा आएगा। तो मूव करते हैं सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है आपसे? सवाल देखो आप, 40 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ गिवन है, 50 का यहाँ गिवन है और 20 का यहाँ गिवन है, और वी पूछ लिया। अब कुछ बच्चे तो क्या है ना, सीधा ही करेंगे। v इज इक्वल टू 40 जमा 50 जमा 20, कितना हो गया? 110, 110 वोल्ट, और टिक करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। जबकि कुछ बच्चों को पता है कि भैया एसी सोर्स है तो लाला जी वाला मैथ नहीं लगता, तो आप फेजर बना लो। तो कुछ बच्चे तुरंत क्या बनाएंगे? फेजर। उनको जब कुछ याद नहीं है तो उनको ये पता है, मास्टर ने सिखाया था, ऊपर वीएल होता है, नीचे वीसी होता है, वीआर, और वेक्टर की तरह से इन तीनों को ऐड कर लो। वीएल कितना दे रखा है आपको?
50, ये कितना दे रखा है 20, और वी आर कितना दे रखा है 40। 50 बड़ा है तो वी एल माइनस वी सी कितना हो जाएगा, ये वी एल माइनस वी सी, ये कितना हो गया 30। भाई 50 में से इसको ऑपोजिट है, माइनस कर लिया, तो अब वी एल माइनस वी सी, वी आएगा इधर, विल बी इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर जमा 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर जमा 30 का स्क्वायर का अंडर रूट, विल बी इक्वल्स टू 50 वोल्ट। आंसर। तो एक बच्चे ने आंसर ये दिया, एक बच्चे ने आंसर ये दिया, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ लालाजी वाला मैथ डीसी नहीं है ये, ठीक है ना, ये लालाजी वाला मैथ नहीं लगता है, एसी में विद फेजर ऐड करना होता है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड नंबर डाल लेते हैं। इसमें आप पहले सवाल देखो, सवाल 110 हर्ट वोल्ट 60 हर्ट्स की एसी सोर्स लगाई हुई है। ये मैं हर बार बताता हूं आरएमएस वैल्यू गिवन है। ये क्या गिवन है? एसी सोर्स इतने वोल्ट, आरएमएस वैल्यू गिवन है। एल के अक्रॉस 300 वोल्ट, सी के अक्रॉस, तो आपको पता है कि वीसी कितना गिवन है आपको 300 वोल्ट, वीएल कितना गिवन है आपको 300 वोल्ट, यानी कि वीएल इज इक्वल टू वीसी। तो सर्किट किस में है? रेजोनेंस की कंडीशन, सर्किट एट रेजोनेंस। अगर सर्किट रेजोनेंस में है तो इसके अक्रॉस सारा का सारा ड्रॉप आएगा, हम पढ़ के आए हैं, वी आर एम एस विल बी इक्वल टू वी आर, जितना बैटरी का है सारा इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि V3 कितना मेजर करेगा 110 वोल्ट, तो ये V3 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। फिर करंट निकालना है, ये एम्पियर कितना, करंट कितना फ्लो करेगा, तो I विल बी इक्वल्स टू कितना जी, टोटल 110 डिवाइड बाई Z, और Z किसके इक्वल होता है, R के ऊपर, रेजोनेंस में पढ़ के आए कंडीशन। तो R की वैल्यू कितनी आई जी, 220 कट गया, यानी कि 1/2 एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर आंसर। तो आपके आंसर क्या क्या आए, इतना इतना, वही सेम रेजोनेंस की कंडीशन। आप अब ये सवाल इतना कुछ बिना लिखे भी कर सकते हैं, पेन उठाए 300 300 बराबर रेजोनेंस, तो ये तो गायब, आपको पता ही है वीएलवीसी, सारा जितना ड्रॉप है वो यहाँ आएगा, ठीक है, और वही तो करंट पास हो रहा होगा। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, सीधा आपको पता है, वी बाई जेड होता है ना, तो 110 डिवाइड बाई कितना हो गया तुम्हारा 220, तो सीधा ये आंसर आप लेंगे। तो मैंने करके दिखाया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपके चीजें याद हो जाएंगी रेजोनेंस वाली, तो आप फास्ट सवाल कर पाएंगे। इसको देख लेते हैं जी। ये सर्किट दे लिया, तो सीधी सी बात है, अगर मुझे यहाँ करंट वरंट निकालना है इसका, देखो ये आर रेजिस्टेंस दिया और फिर ये कोयल दी, और कोयल का भी 4 ओम रेजिस्टेंस दिया, तो ये एक्चुअली कोयल जो है यहाँ भी एक आर है, ऐसे है ये, तो एक एल सी आर यहाँ है और एडिशनल आर ऐड कर रखा है। तो टोटल अगर सर्किट में आर आर की बात करूं तो टोटल सर्किट का आर है 10, और ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, ऐसे कुछ सवाल है। ठीक है, तो मुझे अगर करंट निकालना है तो Z यानी कि एक्सएल एक्सी की वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए, तो एक्सएल निकालो, एक्सएल विल बी इक्वल्स टू ओमेगा एल, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, कोस ओमेगा टी 2000, एल कितना है जी तुम्हारा 5 मिली हेनरी, इतने ओम, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, ये कट हो गया 10 ओम एक्सएल। नाउ एक्सी विल बी इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी, यानी कि 2000 इंटू 50 इंटू 10 रेस टू द पावर -6, ऊपर ले जाओ, तो 10 रेस टू द पावर कितना बना 3, ये तो कट ही गया, डिवाइड बाई 100 विल बी इक्वल्स टू 10 ओम, यानी कि यहाँ से पता चला एक्सएल किसके बराबर है, एक्सी, तो सर्किट किस में है, रेजोनेंस की कंडीशन गिवन है। अगर रेजोनेंस की कंडीशन गिवन है तो रेजोनेंस की कंडीशन गिवन है तो करंट कितना आएगा, आई, वो तो सर्किट से निकल रहा है ना, ये सर्किट के अंदर करंट आएगा सारा, तो आई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा वी बाई आर। वी कितना दे रखा है जी तुम्हें 20, क्या पूछा है, एमीटर पूछा है, तो मुझे आई नॉट, ये क्या है वी नॉट पता है, यहाँ पे 20 है, तो 20 बटे कितना हो गया आर, आर बोले तो 10, 6 ये है, 4 ये है, 10 कितना आया 2 एम्पियर। लेकिन ये कौन सा है, आई नॉट, एमीटर क्या, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमीटर क्या रीड करता है, आई आर एम एस, तो आप आई आर एम एस जब निकालेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट बाई रूट 2 कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, सो 2/√2 विल बी इक्वल्स टू √2, यानी कि 0 कह रहा हूँ 1.4 एम्पियर। तो एक पार्ट तो ये आ गया। अब बात आई किसकी, वोल्टेज की, कि वोल्टेज कितना होगा। अब यहां बहुत अच्छी चीज है, इस सर्किट को मैं बनाता हूं, और अब आप देखो, ये मेरा एमीटर था, बढ़िया बात है, ये कैपेसिटर था, अब ये जो इंडक्टर है इसको मैं
ऐसे बना लेता हूँ, ये 4 ओम थोड़ा अलग अलग बना लेता हूँ, 5 मिली हेनरी, ये कैपेसिटर, और ये ऐसे कनेक्ट कर लिया, और यहां वोल्टेज ड्रॉप पूछा हुआ है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप सीधा लालाजी वाला मैथ तो लगेगा नहीं, फेजर लगेगा, यानी कि इसके अक्रॉस ऐड करना है। यानी कि मुझे किसको ऐड करना है, ये जो वी आर है इसको लिख लेते हैं हम, ये V1, ये VL, ये VC। तो ये जो V होगा वो किसका सम होगा, VL प्लस V1 प्लस VC। भाई जिसके अक्रॉस लगाया है इसका पूरा ही तो रेजिस्टेंस, पूरा ही तो वोल्टेज बताएगा ना। अब इसको निकालने के लिए मुझे फेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फेजर का मुझे पता है कि VL मेरा यहां होता है, VC मेरा यहां होता है, V1 I के साथ होगा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है, यानी कि V1 आएगा। तो खाली ये क्या रीड करेगा, V विल बी इक्वल टू V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R4। आई की वैल्यू कितनी है, 1.4 इंटू 4, 5.6 वोल्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये निकालते हैं हम, ये कैसे निकालते हैं। ये सिंपल नहीं है जैसे यहाँ रजिस्टेंस होते थे पहले। मान लो 3 रजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट मान लो, तो 8 और 3 11 और 2 13, तो ये सीधा हम 13 वोल्ट डीसी वाले चैप्टर में लिखते थे। लेकिन नहीं, अब इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, और ये सीरीज में है, सीरीज में है तो फेजर बनाओ, फेजर करके ऐड करो, वो वैल्यू ये नोट करेगा। क्लियर है। और ये 6 वाले का इधर कोई चक्कर नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सीधा ही मत लिख देना कि ये तो रेजोनेंस, ये तो एल है उधर से। भाई 4 की वजह से भी तो ड्रॉप आएगा ना, वो 4 की वजह से। कई बार बच्चे 0 लगा देते हैं कि ये तो रेजोनेंस कंडीशन है, एल और सी है तो ये तो 0 ही आएगा। अरे भाई ये आर भी तो है, ये भूल मत जाना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इधर आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, आपको ये फेज का ग्राफ, तो ये फेजर पढ़ना आना चाहिए। ये ऐसे ग्राफ दे दिया, अब इसको पढ़ने की सबसे बेहतरीन चीज बता रहा हूं। नॉर्मली देख लेते हैं, ये कह रहा है आपको कि एक एसी सर्किट है, ये आपको दे दिया, कनेक्टेड विद द सर्किट, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट ऑफ द सर्किट इज ऑब्जर्व π/4। तो आपको बताना है कौन सा आरसी है, आरएल है, एलसी है इन सीरीज। क्लियर है जी। तो फेज अगर बन रहा है करंट के बीच में और उसके बीच में, तो फेज कैसे बनेगा, देखो जी। आप फेजर बनाओ, फेजर बनाते ही आपके सवाल समझ में आ जाएगा। तो मेरा क्या क्या होता है, एल, इधर वीसी, वी आर, और करंट यहां होता है। ठीक है जी। सीधी सी बात है, अगर मेरा एल और सी हो, खाली एल और सी हो, तो फेज डिफरेंस तो कितना आने वाला है, π/2 का, क्योंकि ये कंपोनेंट तो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एल सी तो गया। तो या तो आर सी या आर एल, या तो आर सी या आर एल। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों का देखूं तो यहां आ सकता है ये, तो तब फेज बन सकता है। अगर मैं आर सी की बात करूं तो ये नेट इधर आएगा, तब फेज π/4 आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब बात क्या आई निकल के, आराम से समझना बात को, कोई बात नहीं है। या तो ये यहां आए या ये यहां आए, आर सी आर एल। ये किसके वाला है, आर एल, और ये किसका है जी, मैंने आर सी का बना दिया। तो या तो π/4 ये बने या π/4 ये बने। अब ये पता चलेगा कौन आगे कौन पीछे, वो पता चलेगा ग्राफ से। ठीक है। आई को देखो, तो आई का अगर ग्राफ में प्रोपोर्शनल देखूं तो साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब जीरो है वैल्यू यहां, तो तुम्हारा क्या है, ये आई की वैल्यू भी 0 आ रही है। लेकिन ये सिर्फ मैं चेक करने के लिए बता रहा हूं, ऐसे पढ़ने के लिए। ये नेगेटिव में है, ये क्या है आपको देखो, ई की वैल्यू -E0 है यहां। तो प्रोपोर्शनल किसके आएगा, अगर आप इसको देखो, ये प्रोपोर्शनल आएगा -cos⍵t के। ठीक है। -cos⍵t का मतलब है कि इसको मैं जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, sin⍵t -π/2, कुछ ऐसे। इन जनरल देख रहा हूं अभी, ये एग्जैक्ट, क्योंकि फेस तो π/4 का है, लेकिन मैं इन जनरल देख रहा हूं कि मुझे पता चल जाए, आइडिया लग जाए थोड़ा, कौन आगे कौन पीछे। तो आपको ⍵t -π, तो आपको यहां से एक चीज पता चल रही है कि इसमें करंट तुम्हारा क्या है, करंट तुम्हारा पीछे है, और वोल्टेज तुम्हारी कहां है, आगे है। सॉरी, ये ई का है। तो इसमें पता चल रहा है तुम्हारा तुम्हारा करंट क्या है, आगे है, और वोल्टेज क्या है, तुम्हारी पीछे है। तो वोल्टेज पीछे किस में है, अगर आप देखो, वोल्टेज पीछे इसमें है, तो यानी कि ये आर एल तो हो नहीं सकता, ये सर्किट होगा आर सी।
तो यहाँ से एक बात और पता चल गई, आर एल तो हो नहीं सकता, तो या तो आर सी होगा। अब आर सी में कौन सा होगा, तो आर एल तो हो नहीं सकता, इसको कट कर दो तो ये आ गया। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है, 10π/4 विल बी इक्वल्स टू XC/R, यानी कि π/4 45 वैल्यू होती है 1, ये इसके बराबर होगा। आर की वैल्यू अगर आप, अब आपको क्या करना पड़ेगा जी, क्रॉस चेक। आर दोनों तरफ 1 किलो ओम है, यानी कि 10⁻³ और 1/ωc। सो सी की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना करना पड़ेगा, ओमेगा। ओमेगा कितना है जी आपके पास, 100 × 10⁻³ विल बी इक्वल्स टू 10 माइक्रोफेराड, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस ग्राफ में कभी कंफ्यूज मत होना, ऐसे करके देख लेना। देखो ये यहाँ पे 0 है, यानी कि साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल आएगा। ये यहाँ मैक्सिमम है तो माइनस कोस ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी में आप 0 रखोगे तो कोस की वैल्यू 1 आ जाएगी, और माइनस तो -1 तो -E0। तो ये ऐसे प्रोपोर्शनल इसके है। इस प्रोपोर्शनैलिटी की चीजों से आपको ये पता चल जाएगा कौन आगे कौन पीछे, और फिर तो हम फेजर से इजीली सवाल सॉल्व कर ही सकते हैं। आई होप कि ये आपके बेहतर समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं जी। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आपको कह रहा है कि ऐसे दे दे, रीडिंग ऑफ एमीटर बताना है। एमीटर क्या आरएमएस वैल्यू रीड करता है, वोल्ट मीटर भी आरएमएस वैल्यू रीड करता है। ठीक है जी, अब एमीटर की रीडिंग बतानी है, ये वाली रीडिंग बतानी है। आप ध्यान से देखो, एक्सएल एक्सी बराबर है, यानी कि सर्किट किस में है, रेजोनेंस में। अगर रेजोनेंस में है तो सारा का सारा ड्रॉप ये बराबर आ जाएगा, तो जो करंट इससे पास होगा वही तो करंट जाएगा इधर से निकल के। तो सीधी सी बात है, आई विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 110, और ये तो आरएमएस वैल्यू ही है, तो अब आपको कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 55 यानी कि 2 एम्पियर। अगर आपसे कोई पूछ ले, अब मजेदार बात क्या है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। एक सवाल और ले लेते हैं हम इधर, तो रीडिंग ऑफ, मान लो ऐसे पूछ लिया, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भैया वीसी और वीएल को ऐड करा रहा है, यानी कि V विल बी इक्वल्स टू VL प्लस VC। अब दोनों रेजोनेंस में है, और हम किस बात का यूज करते हैं, VL और VC, इन दोनों को ऐड करना है। 180 के फेज में होता है, तो V क्या हो गया, 0। तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ऐसे ऐड करना है, यानी कि जहां भी वोल्ट मीटर लगा हो, जो कंपोनेंट हो सीरीज में, उन कंपोनेंट के अबाउट आप फेजर बनाओ, क्योंकि सीरीज में है तो सब कुछ सेम ही रहेगा, सीरीज वाला फेजर ही बनेगा, और आपका सारा आंसर हो जाएगा। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। मैं बिल्कुल खोल खोल के बता रहा हूं सारी बातें। अब ये देखो जी, जैसे यहां आ गया, देखो अब ये सवाल है, ये दे दिया आपको, वोल्ट मीटर 120 रीड कर रहा है, तो इसका मतलब इसके सारे के अक्रॉस, यानी कि ये VL माइनस VC जो आता है ना, V, इसकी वैल्यू 120 वोल्ट की बने। अब आपको शायद ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। ये वोल्ट मीटर जो रीड कर रहा है, वो VL और VC को ऐड करते हैं ना, और दोनों अलग आउट ऑफ फेज हैं, तो VL माइनस VC की वैल्यू दे रखा है, या VC माइनस VL भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, VC माइनस VL भी हो सकता है 120। ठीक है, लेकिन हाँ ये वैल्यू 120 है। लेकिन अभी कह क्या रहा है, फाइंड द रीडिंग ऑफ हॉट वायर एमीटर, इसकी रीडिंग बतानी है। तो अगर मैं इसके VR निकाल लूं, तो फिर तो मेरा काम ही हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू VR/R, और जो करंट है वही तो पास हो रहा होगा, तो मुझे XL XC का रिएक्टेंस रेजिस्टेंस कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, तो सर्किट मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना आएगा मेरे पास, ये क्या है तुम्हारी, अगर मैं इसका RMS निकालूं, निकालो जी इसका एक बार, तो VRMS कितना हो जाएगा, 200√2/2 कट गया, यानी कि 200 वोल्ट। अब मुझे क्या पता है कि VRMS का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस बच्चे VC का स्क्वायर। इसमें पुट करो, VRMS यानी कि 200 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू VR का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से VR निकालोगे तो ये आपका आंसर आएगा अंडर रूट, तुम्हारा कितना आ गया, 256 इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू 160 वोल्ट। तो ये कितना आ गया, 160 वोल्ट आपका VR आ गया। अब आपको करंट निकालना है, IRMS, ये भी VRMS वैल्यू ही तो है ये, तो यानी कि सीधा आ गया 160 डिवाइड बाई 40, 4 एम्पियर, यानी कि B विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आसान है, आपके समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अब अगला सवाल चलते हैं हम। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, और इसमें आपकी नॉलेज, आपकी चीजें बहुत इंप्रूव होंगी। तो पहले हम सर्किट बनाते हैं RLC। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं बड़े आराम से और तहजीब से इस सवाल को समझाऊंगा।
और ये सिर्फ बिना पेन उठाने वाला सवाल है, लेकिन एक बार समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप गलतियां करोगे इसमें। एक बार समझ लोगे तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, बस इसीलिए बता रहा हूं। ये एसी सोर्स है, ठीक है। ये आपने कोई VRMS लगा रखा है, ये बच्चे R है, ये L है, ये C है, यही दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इज 20 वोल्ट। तो आपको गिवन है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, यानी कि VL इज इक्वल टू VC, यानी कि VL इज इक्वल टू VC। तो सर्किट किस में है? रेजोनेंस में। रेजोनेंस में, तो इसका मतलब ये जितना यहां है वही यहां होता है। तो इसका मतलब जो आपने AC सोर्स लगाया हुआ है वो कितने वोल्ट का है? 20 वोल्ट का है। आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा। AC सोर्स क्या है बच्चे? 20 वोल्ट का है। मजेदार बात है ना। अब आगे पढ़ते हैं, ये हमें पता चल गया। आगे पढ़ते हैं। इसने AC गिवन नहीं था, लेकिन देखो इसमें जानकारी छुपा रखी थी इसने कि कितने वोल्ट का आपने AC सोर्स लगाया हुआ है। नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अलोन इज डबल्ड। आपने जो R है ना, इसकी वैल्यू डबल की है। तो सवाल क्या कह रहा है? आपको R डैश आपने क्या कर दिया? 2R, यानी कि आपने सर्किट के अंदर कुछ ऐसा किया। नया सर्किट बना लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा। ये आपने 2R कर दिया, ये L ये C ही रखा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। और ये AC सोर्स भी आपने सेम रखा, जो कि कितने का मैं निकाल चुका हूं, 20 वोल्ट का है, ठीक है। अब ये कह रहा है डबल, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अब सबके अक्रॉस फिर से बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया। अब मजेदार बात है, अब क्या दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्या सर्किट फिर से रेजोनेंस में बचा भी या नहीं बचा। तो देखते हैं हुआ क्या होगा। अगर R चेंज कर दिया 2R, कोई बात नहीं। क्या आपने L चेंज किया? नहीं। क्या आपने C चेंज किया? नहीं। क्या आपने AC सोर्स चेंज किया? नहीं। क्या आपने ओमेगा नोट चेंज किया? नहीं। तो AC सोर्स इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी यहां थी वो तो इस पे रिलेट है ना, इस पे। भाई रेजोनेंस की कंडीशन का क्या मतलब होता है? ओमेगा नॉट 1/√LC। तो वो तो तभी चेंज होगी ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो जब ये चेंज होगा। ये मतलब L और C चेंज होगा, तो वो तो चेंज किया नहीं है, तो सर्किट अभी भी रेजोनेंस में है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सर्किट इज इन रेजोनेंस। भाई आपने खाली रेजिस्टेंस चेंज किया है, तो R से थोड़ी ना हम रेजोनेंस निकालते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ा होगा? अब देखो मजेदार बात क्या है। मजेदार बात ये है, ये जो 20 वोल्ट है, अगर सर्किट रेजोनेंस में ही है तो यहां 20 वोल्ट का 20 वोल्ट ही रहेगा ड्रॉप, सारा का सारा इसी के क्रॉस आएगा। तो अगर सारा का सारा इसी के क्रॉस आया है, तो पहले करंट कितना था? अगर यहां करंट मान लू मैं 20/R, मान लू क्या है ही, तो यहां करंट कितना हो जाएगा? 20/2R I डैश, यानी कि I/2, यानी कि करंट कितना हो गया? आधा हो गया। अगर करंट आधा हो गया तो VL कैसे निकालोगे? I इंटू XL। और यहां VL इज इक्वल टू IXL की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? 20 वोल्ट, ठीक है। यहां I डैश हो गया, XL तो सेम ही रहा, चेंज ही नहीं किया आपने। तो I डैश कितना हो गया तुम्हारा? I/2। तो I/2 इंटू XL, और IXL की वैल्यू कितनी है? 20। तो 20/2 कितना हो गया? 10। सिमिलरली यहाँ, तो यहाँ 10 वोल्ट हुआ, यहाँ भी, क्योंकि करंट आधा हो गया तो अब वोल्टेज, क्योंकि आपने ये तो चेंज ही नहीं किया, XL XC तो उतने ही है, यानी कि रेजिस्टेंस तो सेम ही है। इसका भी R है, मान लो इसका भी R है, तो आपने क्या रेजिस्टेंस मतलब XL और XC आपने चेंज नहीं किया, वो उतना ही है। करंट चेंज हुआ है, करंट आधा हुआ है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी तो यहाँ आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ 10-10 वोल्ट आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? ये इसलिए बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो मेन पॉइंट था ना, वो ये था कि ये सर्किट रेजोनेंस में बाद में भी रेजोनेंस में ही रहेगा। ये इसका कैच पॉइंट